channel History with Ritika. Today we will discuss about fascism in Italy, which is sub point B of unit 3rd. आपकी ये वीडियो थोड़ा लेट आई है बिकॉज हेल्थ इशू की वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रही थी, अपलोड नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब आगे जल्दी जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी और हमारा ये जो पेपर का सिलेबस है ये भी कंप्लीट होने वाला है। एक वीडियो हम इस पेपर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर भी बना लेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म ऑफ फासिज्म। फासिज्म एक इंग्लिश वर्ड है जो लैटिन वर्ड फासिस से बना है, जिसका मीनिंग होता है बंडल और टाइड पाइल ऑफ वुड। एक ऐसा बंडल जिसके मिडल में प्रोट्रंडिंग एक्स होता था। स्टिक्स का ये बंडल रेड रिबन से टाई होता था, जो रॉयल अथॉरिटी का सिंबल माना जाता था, और इस सिंबल को एज अ एंशिएंट रोमन गवर्नमेंट के पावर एंड अथॉरिटी का सिंबल कंसीडर किया जाता था। फासिज्म एक ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप को प्रेजेंट करता है, जिसका स्ट्रॉन्ग पिलर बारबैरिक एंड सीक्रेट पुलिस, ऑटोक्रेटिक एंड रूथलेस पार्टी वर्कर्स होते हैं। फासिस्ट रिजीम्स स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने पर फोकस करता है। फासिस्ट स्टेट सोसाइटी के सभी मेजर पार्ट्स पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। फासिस्ट स्टेट को एक सिंगल डिक्टेटर के थ्रू रन किया जाता है। सभी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के राइट्स उसी एक सिंगल लीडर के पास होते हैं। ये लीडर मोस्टली मैग्नेटिक पर्सनालिटी का यूज करके लोगों का सपोर्ट हासिल करता है। कैपिटलिज्म को डील करने के लिए फासिस्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओनर्स को कंट्रोल करने में बिलीव करते हैं। यूनियन स्ट्राइक्स एंड अदर लेबर एक्शंस इलीगल बना दिए जाते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी कंटिन्यू तो रहती है, लेकिन इकोनॉमी को स्टेट के थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है। So now let us talk about Mussolini, the leader of fascism, and how he came. During the World War I, इटालियन आर्मी को सर्व करने के बाद मुसोलिनी घर वापस आते हैं और इटालियन पीपल को यूनिफाई करने के मार्ग की तरफ बढ़ने लगते हैं। 1918 में वो इमोशनल स्पीचेस देना भी स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें देश का नेतृत्व करने के लिए एक डिक्टेटर की नीड पर एम्फसाइज किया जाता है। मुसोलिनी एक तर्क देता है कि सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग लीडर ही इटली को वॉर के बाद मास अनएम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट के थ्रू की जा रही स्ट्राइक से बाहर निकाल सकता है। 1919 में मुसोलिनी इटली की मिलान सिटी में अपने फासिस्ट मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करता है। वो अपने स्ट्रीट फाइटर्स स्क्वाड्स रेडी करता है, जो कि ब्लैक शर्ट्स पहना करते थे। इसके ये ब्लैक शर्ट्स सोशलिस्ट कम्युनिस्ट को पीटा करते थे और उन्हें लोकल गवर्नमेंट से बाहर कर दिया करते थे। 2 साल पहले इटली में फासिज्म आने से 2 साल पहले 1917 में रशिया में, जैसे कि हमने पढ़ा, रशिया में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था। रशियन रेवोल्यूशन में जब आपने पढ़ा था। इसलिए इस वजह से मुसोलिनी के जो फासिस्ट मूवमेंट को एंटी कम्युनिस्ट बिजनेस पीपल, प्रॉपर्टी ओनर्स एंड अदर मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स लाइक टीचर्स एंड डॉक्टर्स का सपोर्ट मिलने लगता है। इसके बाद 1991 में मुसोलिनी नेशनल फासिस्ट पार्टी फॉर्म करता है, लेकिन अभी भी उसके पास कोई क्लियर फासिस्ट प्रोग्राम नहीं था। वो एक बात को लेकर क्लियर था कि वो इटली को रूल करना चाहता है। अक्टूबर 1922 में मुसोलिनी अपनी स्पीच में कहता है कि या तो गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल हमें दे दिया जाए, नहीं तो हम रोम पर मार्च कर देंगे और उसको अपने कंट्रोल में ले लेंगे। कुछ दिन बाद ही इटली की कैपिटल रोम पर मार्च करने के लिए मुसोलिनी डिक्लेयर कर देता है। जैसे ही हजारों की संख्या में लोग भीड़ रोम की तरफ बढ़ती है, गवर्नमेंट के लीडर्स इतने नर्वस हो जाते हैं भीड़ को देखकर, वो खुद ही रिजाइन कर देते हैं। ऐसे में इटली के किंग विक्टर इमैनुअल की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी थी कि वो नए प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करें, जो कि नेक्स्ट गवर्नमेंट को फॉर्म कर सके। मुसोलिनी इसी सिचुएशन का फायदा उठाते हैं और मुसोलिनी ये डिमांड करते हैं कि किंग उसे ही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करे। किंग भी उसकी पावर को देखते हुए और उसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए उसके सामने झुक जाते हैं और उसे 29 अक्टूबर 1922 को 39 ईयर की एज में
मुसोलिनी इटली का न्यू यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। सो यहाँ तक हमने बात करी मुसोलिनी कैसे पावर में आया। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट कॉजेस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ फासिज्म इन इटली। सो फर्स्ट कॉज हम देखते हैं डिसकंटेंट अमंग द इटालियन पीपल। एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इटालियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो वॉर में न्यूट्रल रहेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बट लेटर उसने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी और अलाइज पावर्स की साइड से वॉर में पार्टिसिपेट कर लिया। यानी कि अब इटली ने भी वॉर को, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ज्वाइन कर लेता है। वॉर के ज्वाइन करने से पहले ही इटली ने अलाइज पावर के साथ ट्रीटी ऑफ लंदन 1915 में साइन की थी, जिसमें अलाइज ने वॉर के बाद इटली को ट्रायल, टिटिनो, डलमेशिया, इस्ट्रिया एंड अल्बानिया के लार्ज पार्ट्स प्रोवाइड करने का एश्योर किया था। और इसी एश्योरेंस के बेसिस पर इटली ने वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट किया था कि भाई हमें वॉर के बाद ये सभी एरियाज दिए जाएंगे। इस तरीके का एग्रीमेंट हुआ था उनमें। बट आफ्टर द वॉर इटली के रिप्रेजेंटेटिव ओर्नाल्डो ने जब पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में अलाइज पावर से डिमांड रखी कि जो ट्रीटी ऑफ लंदन की टर्म्स के अकॉर्डिंग आपने जो एरियाज हमें देने के लिए कहा था, हमें वो सब एरियाज दें, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट विल्सन ने, बेटा ये विल्सन है, ये टाइपिंग एरर से बी हो गया है, आप इसको डब्ल्यू कर लेना, WILSON, विल्सन। विल्सन ने ट्रीटी ऑफ लंदन एंड इटली की डिमांड्स को एक्सेप्ट करने से डिनाई कर दिया, जिससे इटली को पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी नहीं मिला। इस इंसिडेंट से इटालियन इंटेंस डिसकंटेंट स्प्रेड हो गया और अब इटली ये फील करने लगी कि अलाइज पावर्स ने उन्हें बिट्रे किया है। इस फीलिंग से इंस्पायर होकर इटली के यंग मिडिल क्लास में ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिटी की फीलिंग्स अराइज होने लगी और उन्होंने इस नेशनल ह्यूमिलेशन एंड बिट्रेयल का प्रतिशोध लेने के एम से एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करने का डिसाइड किया। नेक्स्ट कोर्स की बात करें तो वो रहा इकोनॉमिक प्लाइट। ड्यूरिंग द वॉर इटालियन गवर्नमेंट ने आर्मी एंड म्यूनिशंस पर अपने फाइनेंशियल कैपेसिटी से ज़्यादा मनी स्पेंड कर दी थी, जिसका रिजल्ट ये रहा कि आफ्टर द वॉर इटली की इकोनॉमिक कंडीशन अब काफ़ी पैथिक हो गई। नेशन डेब्ट का बर्डन इंक्रीज हो गया, डे बाय डे करेंसी की वैल्यू डाउन होने लगी, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड पब्लिक लाइफ में चाउस अराइज होने लग गए, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने लगी। नेशन वाइड डिसकंटेंट एंड इकोनॉमिक प्लाइट की सिचुएशन में पीपल्स ने गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया और इसी सिचुएशन का फायदा मिला फासिस्ट पार्टी को। फासिस्ट पार्टी का राइज भी इसी डिसकंटेंट का रिजल्ट रहा। नेक्स्ट कोर्स की बात करें तो वो रहा प्रमोशन ऑफ सोशलिज्म। इटली की पुअर इकोनॉमिक कंडीशन एंड नेशन वाइड डिसकंटेंट का एडवांटेज उठाकर कुछ अपोजिशन पार्टीज ने अपने प्रोग्राम्स एंड प्रिंसिपल्स को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। इनमें मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर रही सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके मेंबर मार्क्सिज्म को सपोर्ट करते थे। ये प्रॉब्लम्स के सल्यूशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स के कंपैरिजन में डायरेक्ट एक्शन लेने में बिलीव करते थे और यही प्रिंसिपल किसके थे? फासिज्म रूल्स भी यही थे। इस पार्टी के वर्कर्स मोस्टली अनएम्प्लॉयड वर्कर्स, फार्मर्स एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल्स थे, जो रशिया की बोल्शेविक पार्टी की आइडियोलॉजी से हाईली इन्फ्लुएंस भी थे। बट 1919 में इटली की पार्लियामेंट्री इलेक्शन में सोशलिस्ट पार्टी को ग्रेट फेलियर को सफ़र करना पड़ा, ग्रेट फेलियर उसका सामना करना पड़ा। फासिस्ट पार्टी भी इस नेशनलिज्म के प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड थी। तो अब इस फेलियर के बाद अब ये समाजवादी पार्टी और इसके सपोर्टर्स ने फासिस्ट पार्टी को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। ये अब उसके फेवर में आ गए और उनको सपोर्ट करके उनको ज्वाइन करने लगे। नेक्स्ट को देखा गया लैक ऑफ यूनिटी अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। ड्यूरिंग दिस टाइम इटली में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज थी, बट इन सभी में यूनिटी नहीं थी। इस डिसयूनिटी के रीजन से पार्लियामेंट में किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल पाती थी। फासिस्ट पार्टी ने अदर पार्टीज की म्यूचुअल डिविजन्स का एडवांटेज उठाया और अपने प्रिंसिपल्स का पीपल्स के बीच में पब्लिक करना स्टार्ट कर दिया। इसी टाइम पे आप देखें 20th सेंचुरी में इटली में फ्यूचरिस्ट मूवमेंट स्टार्ट होते हैं। इस मूवमेंट के जो लीडर हैं वो मैरिनिटी होते हैं, जो पास्ट से लेकर फ्यूचर के लिए वे को शो करने के फेवर में थे। वो चाहते थे कि इटली की इस तरीके से डेवलपमेंट हो।
इन फ्यूचरिस्ट ने इटली के कल्चरल हेरिटेज को रिजेक्ट किया क्योंकि वो उसे आउटडेटेड मानते थे, और उन्होंने इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी को प्रमोट किया कि इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी को प्रमोट करना चाहिए, इससे ही इटली का डेवलपमेंट होगा। क्योंकि फ्यूचरिज्म वायलेंस एंड एग्रेशन पर ज़्यादा जोर देते थे, इसी से इटली में फासिज्म के राइज पर प्रभाव पड़ा, और मैरिनेटी ने मुसोलिनी की रिजीम्स को सपोर्ट किया क्योंकि वो उनसे रिले कर पा रहे थे, इनकी आइडियोलॉजीज थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ थी, तो इसलिए मैरिनेटी ने मुसोलिनी को सपोर्ट किया। इस फ्यूचरिस्ट मूवमेंट ने मुसोलिनी के फेवर में गया, तो इस तरीके से भी मुसोलिनी की पॉपुलैरिटी बढ़ी, फासिज्म ग्रो अप किया। नेक्स्ट कोर्स की अगर हम बात करें तो वो रहा गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंस एंड इनएक्शन। आफ्टर द वॉर इटली की कंडीशन काफ़ी अनस्टेबल होती जा रही थी, बट इटली की गवर्नमेंट ने पीपल्स की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कोई इफेक्टिव स्टेप्स उठाए ही नहीं। गवर्नमेंट के इनएक्शन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में 1920 में सोशलिस्ट पार्टी की हेल्प से कंट्री के फार्मर्स एंड वर्कर्स ने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने अराउंड 100 फैक्ट्रीज पर अपना कंट्रोल कर लिया, और साथ ही उन्होंने चैम्बर्स ऑफ डिप्यूटीज की टोटल सीट्स के 1/3 पार्ट पर भी अपना कंट्रोल करने में वो सक्सेसफुल रहे। फासिस्ट लीग की गवर्नमेंट की इनकम्पिटेंस, एंटी पीपल, अपैथिक पॉलिसीज का पूरा एडवांटेज उठाया, जिसके चलते पीपल्स में मुसोलिनी की पावर एंड पॉपुलैरिटी इंक्रीज होती गई, और जल्द ही उसने इटली की पावर पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया मुसोलिनी ने। So all these reasons were responsible for the rise of fascism in Italy. Now we will discuss about the principle of fascism. फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करें तो वो रहा अपोनेंट ऑफ इंडिविजुअलिज्म। मुसोलिनी के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल से अपेक्षा की जाती थी कि वो प्राइवेट नीड्स एंड राइट्स को भूलकर सिर्फ स्टेट को सर्व करे, और स्टेट को सर्व करने पर ही अपना फुल्ली कंसंट्रेट रखें, यानी कि सबसे जो ऊपर है वो स्टेट है, स्टेट की अथॉरिटी है। और फासिज्म का बेसिक प्रिंसिपल भी यही था कि सबसे पहले स्टेट आएगा और सभी को एक यूनिटी बनाकर, सभी पीपल्स को यूनिटी बनाकर स्टेट को सर्व करना चाहिए। सेकंड प्रिंसिपल की बात करें तो वो रहा वन पार्टी वन पर्सन रूल। फासिस्ट स्टेट को एक सिंगल डिक्टेटर के थ्रू रन किया जाता था, सब इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का राइट उसी एक सिंगल लीडर के पास होता था। फासिस्ट स्टेट की स्पेशलिटी उसका ऑल अथॉरिटेरियन स्टेट होना था, जिसका बेस पॉलिटिकल पार्टी है। इस तरीके से फासिज्म वन स्टेट वन पार्टी एंड वन लीडर को ही कंसीडर करता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करें तो वो रहा ओपोनेंट ऑफ डेमोक्रेसी। फासिज्म एक अथॉरिटेरियन नेशन को सपोर्ट करने की वजह से डेमोक्रेसी को अपोज करता है। फासिज्म पॉलिटिकल फिलोसफी के डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल एक्सेप्ट नहीं करता। उसका बिलीव है कि मेजॉरिटी को रूल का राइट नहीं होना चाहिए, यानी कि सभी पावर वन पर्सन के हैंड में होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करें तो वो रहा अपोनेंट ऑफ सोशलिज्म। मुसोलिनी जितना डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशन को अपोज करता है, उतना ही सोशलिज्म को भी अपोज करता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करें तो वो रहा सपोर्टर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म। फासिस्ट स्टेट नेशनल ग्लोरी और आउटसाइड थ्रेट्स के डर का यूज करके एक न्यू सोसाइटी को बिल्ड करता है। ये एक्शन में बिलीव रखते हैं और गाइडेंस के लिए साइंस और रीजन पर रिले ना करते हुए ये नेशनल मिथ्स पर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करें, सपोर्टर ऑफ कोऑपरेटिव स्टेट्स। फासिज्म का रूल एक कोऑपरेटिव स्टेट है जिसमें क्लास स्ट्रगल का एंड करके पब्लिक वेलफेयर की स्पिरिट को एस्टैब्लिश करने के लिए एफर्ट्स किए जाते हैं। वर्कर्स एंड कंज्यूमर्स के ग्रुप्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं और नेशन की इंडस्ट्रियल पीस एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी को एस्टैब्लिश किया जाता है, इस पे ही फोकस किया जाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करें वो रहा अपोनेंट ऑफ वर्ल्ड पीस। मुसोलिनी का कहना है कि वॉर से मैन की ऑल अवेक रहती है और वर्ल्ड में वही नेशन बेस्ट माने जाते हैं जो अपनी ब्रेवरी एंड पेशेंस के साथ वॉर कर सकते हैं। तो मुसोलिनी का वॉर करने में बिलीफ था। अभी तक अब हमने जितनी भी बातें करी फासिज्म के
प्रिंसिपल्स की बात करी, उसके कोजेस की बात करी। अब हम बात करते हैं फासिज्म के इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस की। तो ये इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस हम दो वेज में देखते हैं। पहला इफेक्ट और इम्पैक्ट इटली में क्या हुआ फासिज्म का राइज होने का, और दूसरा वर्ल्ड पे भी फासिज्म का क्या इफेक्ट पड़ा। हम इन दोनों पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन इटली। इटली पर फासिज्म का क्या प्रभाव पड़ा। द राइज ऑफ फासिज्म शॉक द पॉलिटिक्स ऑफ इटली। इसने इटली की इकोनॉमी, सोसाइटी, रिलीजन, एजुकेशन की ट्रेडिशनल वेज को डैमेज कर दिया। फासिस्ट गवर्नमेंट के इस्टेब्लिश से काफी सारे इफेक्ट देखे गए इटली में। सबसे पहले तो यही देखा गया कि फासिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो गए अब इटली में। डेमोक्रेटिक सिस्टम पर अटैक किया गया। ऑल इंस्टीट्यूशंस का ग्रेजुअल फैसिजाइजेशन किया गया। अपोनेंट्स को सप्रेस कर दिया गया। मिलिटेंट नेशनलिस्ट का डेवलपमेंट देखा गया। न्यू इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एजुकेशन सिस्टम देखे गए। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड कास्ट ईगो को प्रोटेक्शन भी दिया गया। इटली में यूनिटी की मैकेनिकल सेंसेस का डेवलपमेंट हुआ। अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी को ऑपरेट किया गया। सो इस तरीके से ये सभी इटली में इम्पैक्ट देखे गए क्या क्या। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड में फासिज्म के क्या इम्पैक्ट पड़े, हम उन पे बात करते हैं। इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। मुसोलिनी का वैसे तो ये कहना था कि फासिज्म कोई एक्सपोर्टेबल कमोडिटी नहीं, बट इन द कोर्स ऑफ टाइम फासिज्म ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स को बहुत इन्फ्लुएंस किया। देयर आर सम इफेक्ट्स ऑफ फासिज्म ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। फर्स्ट हम इफेक्ट देखें वर्ल्ड पे, तो यूरोप की अदर कंट्रीज भी टोटलिटेरियन रूल इस्टेब्लिश करने के लिए इंस्पायर होने लगी। लीग ऑफ नेशन की रेपुटेशन भी कम होने लगी। कम्युनिज्म को एज अ बैरियर मानकर उसके स्प्रेड पर कंट्रोल किया गया। वॉर लाइक एटमॉस्फेयर क्रिएट होने लगा। इंपीरियलिस्ट सेंटिमेंट्स को एंकरेजमेंट मिलने लगी। फ्रांस एंड ग्रेट ब्रिटेन की अपीजमेंट की पॉलिसी भी डेवलप होने लगी। सो इस तरीके से वर्ल्ड वॉर के हॉरर से अभी पूरा वर्ल्ड प्रॉपरली बाहर निकला भी नहीं था कि वर्ल्ड को सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ले जाने में मुसोलिनी ने भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। वर्ल्ड वॉर फासिज्म का लॉजिकल कंक्लूजन भी माना जाता है। सो यहाँ हमने पूरी फासिज्म की बात करी, उसका राइज कैसे हुआ, उसके लीडर की बात करी, उसके प्रिंसिपल की बात करी, उसके इम्पैक्ट्स की बात करी, वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट रहा, इटली पे क्या इम्पैक्ट रहा। इस तरीके से हमने इस टॉपिक को कंप्लीट करते हुए यूनिट 3 के बी पार्ट को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेकेंड वीडियो में यूनिट 3 के सी पार्ट को लेकर आएंगे, और उस पार्ट के साथ, उस वीडियो के साथ हमारा यूनिट 3 भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद फिर हमारा एक ही यूनिट बचेगा जिसके साथ आपको इस पेपर का पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मोटिवेशन मिलता है एक आपका। सो थैंक यू।